Hmm. Yeah. Yes, we are live. Welcome. स्वागतम सभी लोगों का, सभी दर्शकों का। आप लोग जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, और आज हमारे साथ यहाँ पर एक अलग तरह का प्रोग्राम लेकर आए हैं हम लोग आपके सामने, जहाँ पर हमारे साथ में एक हीरो है और 4 हीरोइनें हैं, और एक मैं डायरेक्टर हूँ जो कि पीछे से बैठा सबको नचाने वाला है। और प्रोग्राम के तो आपके मैंने लिखा भी है कई जगह पर, तो आप जानते ही हैं क्या प्रोग्राम कैसा है। फिर भी एक बार आपको मैं बता दूंगा। पहले सब अपने मंच से आपको मिला देता हूं कि यहाँ पर हमारे साथ में है अपर्णा जी, डॉक्टर अपर्णा प्रधान, नमस्कार। रेणु जी, रेणु नमस्ते। जी डॉक्टर रेणु मिश्रा, मीरा भंसाली, निवेदिता रॉय एंड सुनील जोशी। नमस्कार। और जैसे आप जानते हैं ये नीलम सक्सेना का पेज है। नीलम सक्सेना पेज से हम आपसे बार बार तरह तरह से मिलते रहते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत एक अलग तरह का प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। आप जानते हैं कि पिक्चरों में जिस तरह से नॉर्मली होता है कि एक सिचुएशन होती है, कहानी होती है, उसकी एक सिचुएशन दी जाती है राइटर को या लिरिसिस्ट को कि ये सिचुएशन है, इस पर आपको गाना लिखना है, और फिर वो उसके हिसाब से अपना गाना लिखते हैं। हमारे यहाँ पर हमने उसको उल्टा घुमा दिया है। हमने यहाँ पर सबको गाने दिए हैं और कहा है कि अब ये गानों के ऊपर से आपको कहानी लिखनी है, कि जिस कहानी का क्लाइमैक्स जो है वो गाना हो, या शुरुआत का फर्स्ट पॉइंट आपका वो गाना हो। तो ये ओवरऑल इसकी थीम ये है। और गाना चुनने के लिए भी हम लोगों ने थोड़ी इसमें शैतानी जरूर की है कि 10 गानों की लिस्ट बनाई गई थी, जो कि मंच में किसी को नहीं पता था, सिर्फ मुझे पता था। और सबको नंबर दिया गया था 1 से लेके 10 तक, और सभी पांचों हमारे स्टार्स से मांगा गया था कि आप एक नंबर चूज करें, 1 से लेकर 10 के बीच में। सबने अपने अपने नंबर दे दिए कि किसी को पता नहीं था कि कौन से गाने के ऊपर वो नंबर लगा हुआ है। और उसके बाद हमने इनको कल शाम को, कल रात को बताया है कि आपका ये नंबर का गाना है, तो आपको ये वाला गाना मिला है, आपको ये गाना गाने के ऊपर कहानी। मतलब इनके पास में 24 घंटे या 24 घंटे से समझिए थोड़ा सा ज्यादा, बहुत कम लिमिटेड टाइम इनको दी गई है कि इतनी देर में आपको कहानी लिखकर तैयार करनी है। लंबी कहानी नहीं लिखनी है, छोटी सी चलेगी हमको 3 मिनट 4 मिनट, क्योंकि हमको एक राउंड में पूरा इसको समाप्त करना है। पर उस गाने से या तो आपको शुरुआत करनी है या उसके ऊपर एंड कर, और वो गाना आप ही को बताना है कि आपको कौन सा गाना मिला था और आपने कौन सा गाना को उसके ऊपर क्या कहानी लिखी है। जो गाने नहीं चूज हुए बाय चांस, वो गानों को भी मैं अभी बताऊंगा नहीं किसी को, क्योंकि हमारे ये प्रोग्राम क्या जिस तरह से लोगों में उत्साह आया है, तो हम इसके अगले महीने फिर दूसरा एक करेंगे जिसमें और दूसरे पार्टिसिपेंट्स लेंगे। तो आप सिर्फ ये 5 गानों से ऊपर से समझिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो आज की शुरुआत हम कर रहे हैं। पहला गाना जो है वो है डॉक्टर अपर्णा प्रधान। अपर्णा जी, आपका कौन सा गाना है और आप क्या गाए, क्या कहानी है? सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे जो गाना मिला है वो है पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। बड़ा ही रोमांटिक सा गाना है, और मैंने इसीलिए कहानी भी थोड़ा सा रोमांस से भरी हुई ही लिखी है। तो ये कहानी रिवॉल्व कर रही है, एक डॉक्टर है लड़का, कॉलेज में पढ़ रहा है, एमडी कर रहा है, उसके अराउंड मैंने वीव करी है ये कहानी। तो कहानी इस प्रकार है। निखिल हमेशा की तरह उंगली में चाबी का गुच्छा घुमाता हुआ कॉलेज के अंदर प्रवेश करता है और गाता है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले,
पल भर टें के टें 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 कोई टें हमें टें टें प्यार टें कर टें टें ले, टें। झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। ये गाना सुन के निखिल के दोस्त बोलते हैं, अरे यार अब तो तेरी सगाई हो गई है, अब ये गाना किसी और के लिए छोड़ दे। जिसे पटाना था तूने पटा लिया और सगाई भी कर ली, लेकिन यार तूने थोड़ा जल्दी कर ली। हॉस्पिटल में नई नई इंटर्न आई है, बला की खूबसूरत है, लेकिन बुर्का पहनती है। कल किसी तरह मैंने उसका चेहरा देख लिया, माँ कसम क्या मस्त, बहुत खूबसूरत है। तू देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। अब निखिल, अरे यार इश्क में धर्म मजहब का कोई लेना देना नहीं है। इश्क का कोई मजहब से नहीं, इश्क का कोई मजहब नहीं होता, ना ही कोई रंग होता है, मगर जिंदगी रंगीन बना देता है। चलो पटाते हैं उसे। दोस्त, अरे यार ये गलती मत करना, सुना है बड़ी गुस्सैल है। इतने जूते खाओगे, इतने जूते खाओगे कि सोते सोते जूते का नंबर भी बोलने लगोगे। और देख यार अगर तेरी पिटाई हुई ना तो हम तो तुझे डिसोन कर देंगे। चलेगा, लेकिन पटा तो मैं लूंगा ही, देखी जाएगी। अगले दिन सुबह निखिल जल्दी से खूब तैयार वैयार होके परफ्यूम वगैरह लगा के कुछ फूल हाथ में लिए आए और उस लड़की का रास्ता रोक लिया और गाना शुरू किया, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हेलो मैडम, कैसी हैं? जी, आपने कुछ मुझसे कहा? जी हाँ, इस नाचीज का आदाब कबूल करिए। देखिए मेरा रास्ता छोड़िए। गुलाब का फूल उसकी ओर देते हुए निखिल बोला, बुरके के पीछे छुपे फूल के लिए मेरी ओर से प्यार भरा फूल कबूल करिए। जाने मन, कुछ अपनी सुनाइए, कुछ मेरी सुनिए। मैं दिल से कवि हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन दिल से कवि हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी इश्क या शायरी आपको पसंद जरूर आएगी। शट अप, आप पागल हैं क्या? जी बिल्कुल, यही समझ लीजिए। आपका दीदार करने के लिए मैं वैसे ही पागल हूँ जैसे चांद के लिए चकोर पागल होता है। अजीब बदतमीज आदमी है। मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे जानते नहीं, तो ये आलतू फालतू बातें करने से क्या फायदा? आप जान जाएंगी हमें, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मैडम जी, आई एम इन लव विद यू। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैंने आपको बताया डॉक्टर हूँ, तो मेरा आप भी डॉक्टर हैं और सुना है आप दिल वाले डिपार्टमेंट में हैं, तो मेरा दिल तो आप ज़रूरी पढ़ लेंगी। ओह, तो कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमसे थोड़ा-सा इश्क लड़ा लीजिए। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। जस्ट शट अप, हाउ डेयर यू। आपका दिमाग तो नहीं खराब है? थोड़ा सा दिमाग ठिकाने पे लगाइए। अरे ऐसा जुल्म ना करिए, प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो। ओफो, आप ऐसे ही हर लड़की को करते हैं, इसी तरह फ्लर्ट करते हैं। गेट लॉस्ट। और वो घूर घूर कर निखिल को देखने लगती है। निखिल कहता है, आप पहली हैं और शायद आखिरी भी जो मुझे पसंद आई हैं। घूर घूर कर क्यों देखती हो जाने मन? ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा
तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में बसा लूंगा। आपके जैसे रोमियो मैंने बहुत देखे हैं, हर गली नुक्कड़ में ऐसे ही लफंगे फिरते रहते हैं और उनको सीधा करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। मुझे पता है आप यही बात सबसे कहते होंगे, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले। ये कोई तरीका होता है शरीफ लड़कियों से बात करने का? निखिल बेशर्म की तरह वही रास्ता रोके खड़ा रहा और बोलने लगा। अब वो बुर्का पहने हुए थी तो उसको बोलता है, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अभी गाना खत्म ही नहीं हुआ था कि उसने अपनी 4 इंच की पेंसिल हील की सैंडल उतार ली और आगे बढ़कर निखिल को मारने ही वाली थी कि निखिल के दोस्त बोले, अरे यार तू शायद पहला इंसान होगा जो अपनी मंगेतर से पिटने वाला है क्या? उसके बाद निखिल गिड़गिड़ा कर बोलने लगा, वो उसकी मंगेतर ही थी जो बुरके में उसको टेस्ट कर रही थी। अरे बेबी माफ कर दो ना, मैं तो दोस्तों के कहने में ऐसे ही मस्खरी कर रहा था, मुझे क्या पता था ये सब मिलके मेरा उल्लू खींच रहे हैं। यू आर ए स्वीट हार्ट डार्लिंग। और मैंने जैसा कहा आज फिर कह रहा हूँ, जैसा एंगेजमेंट के टाइम पे कहा था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। तो लड़की क्या बोलती है उसके मंगेतर, हाँ हाँ वही कर रही हूँ, सैंडल से पिटाई करके तुम्हारा साथ ही तो दे रही हूँ, तुम्हारी शायरी और लफंगेबाजी का भूत आज मैं उतार कर ही रहूंगी। तो ये मेरी कहानी थी जो मैंने इस गाने के चारों तरफ बनाई थी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अपर्णा दी, ये तो पूरी गीत माला थी, कहानी क्या। बॉलीवुड से जल्दी बुलावा आने वाला है आपके लिए। पूरा बिल्कुल क्या बात है। हमने सिर्फ एक गाना दिया था, इन्होंने तो I could literally imagine Aparna Di being that lafanga and छेड़ों अपर्णा जी को एक्सपीरियंस बहुत है, कैसे बातें होती हैं उस समय, छेड़खानी होती है। और यही नहीं, इनकी ये चौथी कहानी है जिसके अंदर मैंने निखिल नाम सुना है। कुछ गड़बड़ है कहाँ से निखिल नाम सुन लिया ये बताइए। बहुत अच्छी कहानी लिखी आपने अपर्णा दी, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छी प्रस्तुति की आपने, इतना एक्टिंग के साथ जो आपने सुनाया वो बहुत बढ़िया था, मजा आया पूरे हाव भाव के साथ। हाँ, और जो गाने सुनाई इतनी सुरीली आवाज में, उनका तो कहना ही क्या। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी तारीफ करिए मेरा वजन बढ़ जाएगा, इतनी तारीफ मत किया करो। अपने पड़ोस में दे दीजिएगा जो बढ़ा हुआ वजन है। दोनों पड़ोसियों को नहीं चाहिए वो वजन, दोनों पड़ोसियों को नहीं चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में कई लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर किरण दयाल जी हैं, सतवीर चड्ढा जी हैं, माधवी अग्रवाल जी हैं, रोहित सिद्धू जी हैं, कुमार प्रसन्ना हैं, और अभी अभी यहाँ पर हमारे साथ में रेखा सुनील जोशी भी जुड़ी हैं और वो देखने आई हैं कि उनके पतिदेव सुनील जी यहाँ पर क्या बताते हैं, क्या कहानी बोलते हैं। और इसके लिए अगला नंबर है। नहीं अनूप जी, दिक्कत ये हुई है कि बुर्का आपने हटा दिया है। आपको ये काम नहीं करना था। आगे सुनील जी के साथ ही है, थोड़ा तो उनका साथ देना था। सुनील जी का साथी हूँ इसलिए सुनील को बता रहा हूँ कि भाई वो आ गई है तो जरा संभल के रहना बेटा। जी जरूर। तो और ज्यादा और हम भाभी जी से बोल देते भाई ये कुछ इधर उधर सुना है तो हम लोग इनको नहीं जानते। ये कौन है भाई, कहाँ से आ गए? दोस्तों ने कहा था हम नहीं जानते, हम लोग भी ऐसे करने
जी चलिए आइए सुनील जी, आप संभालिए मंच। और जी बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। एक तो इतना शानदार जो आपने ये विषय चुना है, और सारे कवियों को आज कहानीकार बना दिया है आपने। और जिस प्रकार से अपर्णा दी ने शुरुआत की है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही बॉलीवुड की किसी फिल्म की कहानी के लिए उनके पास ऑफर आने वाला है। जी। और मुझे जो अनूप जी ने जो गीत दिया था, वो दिया था कुछ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो मैंने एक छोटी सी कहानी लिखने की कोशिश की है। ये पहला प्रयास है मेरा, और साधारण से शब्दों में लिखी है कि उसमें दो पात्र मैंने रखे हैं, एक राजू और एक उसकी पत्नी शीतल। तो राजू की पत्नी अपने कमरे में देवानंद साहब का गीत, जो अभी अपर्णा दी ने गुनगुनाया, वो गुनगुना रही थी। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो जब राजू की पत्नी ये गीत गुनगुना रही थी, तो राजू उस समय क्या कर रहा था? तो राजू भी एक गीत गुनगुना रहा था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अब राजू ये गीत गुनगुना रहा है और क्या कर रहा है? धीरे धीरे किचन में रखे बर्तनों को बड़ी ही शिद्दत से धो रहा है, ये गीत गाते हुए। तो दरअसल जो इसका पात्र है राजू, मेरी कहानी का, वो एक होनहार इंसान था। जब उसकी शादी की बात चली तो घर वालों ने शीतल से उसका ब्याह तय किया और बदले में खूब सारा दहेज ले लिया। विवाह के उपरांत शीतल ने, जो कि एक काबिल गृहिणी थी, उसने अपने पति को एहसास कराने के लिए कि तुमने दहेज लिया है, अपने पति को एहसास कराने के लिए घर के काम आपस में दोनों ने बांट लिए, जिसके तहत शीतल ने कहा कि मैं खाना पकाऊंगी, परोसूंगी, बर्तन मांजने का काम राजू तुमको करना पड़ेगा। अब राजू ने भी हाँ भर दी, क्योंकि दहेज की सारी सुविधाओं का लाभ तो राजू ही उठा रहा था। तो और उसका जीवन यापन भी चल रहा था, तो उसको उसकी शीतल की ये बात माननी पड़ी। अब जब भी घर में कोई मेहमान, कोई रिश्तेदार आते, शीतल और राजू अपने काम बखूबी निभाते। लेकिन मेहमानों का काम है ना कुछ तो कहना। तो मेहमान जाने के उपरांत आपस में कानाफूसी करते, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से, अपने परिचितों से, और सबको बताते कि राजू तो बीवी का नौकर बन गया है, वो तो बर्तन धोता है। ये बात राजू और शीतल के परिजनों को भी पता चली, और दोनों ने इस बारे में शीतल और राजू से बात की। लेकिन अब समय का चक्र बदल चुका था। राजू अब समझदार हो चुका था। उसने अपने माता और पिता को समझाया कि काम को बांट कर करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। वो आगे कहता है कि हाँ, शुरुआत में खराब लगता था जब वो बर्तन धोता था लेकिन खराब तो शीतल को भी लगा होगा जब हमने उसके परिवार से दहेज की मांग की थी। शीतल एक गुणी महिला है, और मैं आप लोगों को बता दूं, ये राजू अपने परिवारजनों को बता रहा है कि शीतल एक गुणी महिला है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में उसने टीचर के पद के लिए आवेदन किया था, जिसमें उसका चयन हो गया है। अब हम दोनों मिलकर अपना अपना कार्य जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे और लोगों की बातों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे,
लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। जी, बहुत ये एक बढ़िया। छोटी सी बहुत कहानी। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया सुनील भैया, बहुत और बढ़िया। और एक Very संदेश के साथ। संदेश में संदेश के साथ। संदेश के साथ a में, very beautiful बिल्कुल message. बिल्कुल बहुत शुक्रिया, संदेश बहुत के शुक्रिया। साथ में, बहुत अच्छी कहानी और अच्छा मैसेज के साथ में। और सुनील भैया के लिए एक बात साथ में, यहाँ पर अब हमारे लिए विनीता जी अच्छा लिख रही हैं, संजय गुप्ता जी आए हुए हैं, माधवी अग्रवाल बार बार तारीफ मैसेज दे रही हैं, और नीलम सक्सेना भी जुड़ चुकी हैं। वेलकम पहले कहा था, अब उसके बाद में बढ़िया सुनील लिखा है। और प्रहलाद रेणु यादव जी हैं जो कह रहे नमस्कार सुनील सर, आपको सुनना बहुत अच्छा लगा। अरे सर, तो बहुत शुक्रिया। सभी हमारे साथ में दर्शक भी जुड़े हुए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं इसी क्रमांक में। और अगली हमारे कहानीकार हैं आज की निवेदिता रॉय जी बहरीन से। और निवेदा जी, वहां पे टाइम क्या हुआ इस समय? आप नहीं बताइए। बता भी दो। बता दो, 6:51। ब्लश कर रही है निवेदिता जी। वो जब तक वो टाइम ना बताती वो कहानी सुना नहीं सकती थी, उसको भी चलता रहता अंदर की टाइम कितना हुआ वो तो बताना था अभी। अच्छा, सबसे पहले तो अनूप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए, कि मतलब क्रिएटिव जूसेस आपने जो बहुत अच्छी तरह गन्ने के रस की तरह जो निचोड़े हम सब में से, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और हमारी गुजारिश ये है कि जो हमारा गाना है ना, वो हम बिल्कुल एंड ऑफ द स्टोरी रिवील करेंगे, क्योंकि किसी को हमारे लिए वो गाना गुनगुनाना है। और कहानी शुरू करते हैं। महकती गुनगुनाती सी हवा चल रही थी, हल्का हल्का झिमिर झिमिर पानी भी गिर रहा था। मौसम अपनी श्रृंगार में डूबा हुआ था। खेत खलियान लहलहा रहे थे, फसलें भी अपनी रवानी पर थीं। ताजी सब्जियां अपने उजले रंगीले आवरण पर इठला रही थीं। बैगन, गोभी, गाजर, मूली, पालक, मेथी सभी अपनी शेखी बगार रहे थे। शर्मीली गोभी अपनी हरी चुनरिया के पीछे से झांकती अपनी मनमोहक अदाओं को सबको रिझा रही थी, अपनी मनमोहक अदाओं से। गोभी गोभी, फूल गोभी। पत्ता गोभी तो वैसे ही जली बुनी बैठी थी, गुस्से में और गोल गोल और हरी होती जा रही थी। अब दूध सी सफेद फूल गोभी को से उसका क्या मेल? अब ये सीधी सी बात उसकी समझ ही में नहीं आती थी। खैर चलिए, वहीं किनारे से एक छोटी सी प्रेम कहानी उपज रही थी। बैगन जो फूल गोभी के इंतजार में लटके लटके मजनू बन चुका था। फूल गोभी का उजला चेहरा देखने को तरस रहा था, और फूल गोभी जो है चुनरिया से झांके, उसे रिझाए और चली जाए। अब आप इमेजिन करिए उसकी तड़प, कितनी खराब बात है। और फिर वही हुआ जो हर प्रेम कहानी में होता है। मोहब्बत का दुश्मन तो ये जमाना है। तो इस जमाने ने बैगन और फूल गोभी को भी नहीं बख्शा। किसान और उसके साथी आए और गोभी के चेहरे पर ढेर सारा गोबर थोप दिया, और बहाना ये बना दिया कि कीड़ों से तुम्हारी सुरक्षा करनी है। ये क्या गजब किया। गोभी चीखी चिल्लाई, बहुत मदद की गुहार लगाई, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बैगन तो जैसे बिल्कुल सदमे में चला गया था। मेरी प्यारी, मेरी जान से प्यारी गोभी के साथ ये जुल्म हुआ, और मैं लुढ़क लुढ़क कर कुछ कर भी नहीं पाया। मैं तो बिल्कुल बगल की क्यारी में था। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी उजली सी गोभी को बचाओ।
उस बेचारे को तो ये बात बहुत बाद में समझ में आई कि धोखा तो उसके साथ हुआ था। कीड़ों से फूल गोभी को बचाने के लिए उसको तो ढक दिया गया, लेकिन सारे कीड़ों ने तो जाके बैगन की क्यारी में धावा बोल दिया, उसके साथियों पे हमला बोल दिया। तो फूल गोभी ने रिझा रिझा के उसका तो फूल बना दिया। बैगन अपना टूटा दिल लेकर सब्जी मंडी पहुंच गया, पर भी कोई खरीदार ना मिला, क्योंकि उसको तो कीड़े खा चुके थे। अब बैगन बेचारा ना खेत का ना मंडी का, तो भरता क्या ना करता। तो बेचारे के दिल में एक ही गाना आया कि हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है, मेरी जान प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीजिए 2 लाइनें तो सुनाई दीजिए। नीलम की तरफ से यहाँ पे ऑफर है। मैं गाऊं? नीलम उसके तो हम ही गा दें। मालूम करिए गाना कौन था। चलिए ठीक है, आप बोलते हैं तो गाना सुना देते। हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है, मेरी जान प्यार में घर बार भी नीलाम होता है, मेरी जान प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। बहुत बढ़िया। आपके लिए एक कमेंट है अनूप भैया की, बहुत ही बढ़िया कमेंट है। अनूप पांडे, ये लाल मिर्च गोभी की चर्चा क्यों कर रही है? भैया छोड़ेंगे नहीं आपको। कहानी सुनी नहीं, बेड़ा गर्क हमारा अलग कर दिया। अब कभी भी बैगन या गोभी खाएंगे तो देवी याद आएगी। आप मारोगे नहीं, कल के मेरे उसमें बैंगन भरता था, अब मैं पूरा सुबह मैं हंसते हंसते बनाऊंगी। नहीं तो इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि भरता क्या ना करता। भरता क्या ना करता। बहुत बढ़िया नहीं भैया। तो ये निवेदिता जी का गाना था, और सोचिए गाने पे कितनी बढ़िया कहानी गढ़ दी, सब्जियों को लेके। बहुत बहुत इनोवेटिव कहानी थी, बिल्कुल अलग अंदाज में। हाँ, तो ये इसके बाद हमारा अगला नंबर यहाँ पर है डॉक्टर रेणु मिश्रा, जो कि अब लखनऊ से हैं, और इनका गाना कौन सा और इनकी कहानी क्या, ये तो अब यही बताएंगी, ये तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। आइए रेणु जी, संभालिए मंच। धन्यवाद अनूप जी। इतना आपने इनोवेटिव आइडिया लगाया है और इतना ये नया कार्यक्रम है, इसके लिए पहले तो आपको बधाई और धन्यवाद। इसको हम कितना जस्टिफाई करेंगे ये तो नहीं पता, पर कोशिश मेरी पूरी है कि मैं कुछ लिख पाऊँ। कविताएं लिखती हूँ, आप सब जानते हैं, पर उन्होंने कहानी लिखने को कहा है तो लिखा है कुछ। और मेरा जो गाना था वो ये है, अपनी तो जैसे तैसे कोई ऐसे न वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। तो इस गीत को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ छोटी सी एक कहानी बुनी है, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें 2 पात्र हैं, लड़के का नाम है करण और एक लड़की है जिसका नाम है रिया। करण फोटोकॉपी मशीन के पास से गुजर रहा था कि उसे कुछ आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। कोई लड़की थी जो पैरों से लगातार मशीन को मार रही थी और रह रहकर मुक्के से भी ठोक देती थी। अरे अरे रुको भाई, मशीन तोड़ दोगी क्या? वह तकरीबन भागता हुआ आया और उस लड़की को मशीन से दूर करते हुए बोला। जाहिर था उस
उस लड़की को मशीन को ऑपरेट करना नहीं आता था। करण ने मदद की, कुछ स्विच दबाए और काम हो गया। वह लड़की अपने कागज समेटी और चली गई। करण आगे बढ़ गया। कैसी लड़की थी, एक शब्द धन्यवाद का भी नहीं बोला। खैर, करण वापस अपने डेस्क पर आ चुका था। इंपीरियल एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फर्म थी जिसमें उसका सिलेक्शन हुआ था। वह लीगल एडवाइजर था और अभी इंटर्नशिप उसकी चल रही थी। करण बहुत मेधावी और मेहनती लड़का था, कॉलेज का टॉपर और भला का हैंडसम था। माँ बाप खेती करते थे, साथ ही एक किराने की दुकान भी उनकी थी जो गांव में रहते थे। बहन का अपना ब्यूटी पार्लर था और वह पति के साथ उसी गांव में पास में रहती थी। इतने बड़े शहर में करण अकेला ही रहता था। इंपीरियल एस्टेट में काम करते करते अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता था। वह लड़की भी इसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी। वह किसी से बात नहीं करती थी और अपने में ही गुम रहती थी। आए दिन वह बॉस के चैम्बर में खड़ी दिखती। बॉस किसी न किसी बात पर उस पर झल्लाता ही रहता था। उसे कोई काम करना जो नहीं आता था। ड्राफ्टिंग भी वह उतनी ही बुरी करती थी जितना कोई और दूसरा काम। वह जैसे कुछ सीखना भी नहीं चाहती थी। रिया नाम था शायद, आते जाते सुना था उसने। आज फिर फोटोकॉपियर मशीन से जूझ रही थी। करण से नहीं रहा गया। वह अपनी सीट से उठकर आया और उसने फिर से मदद की। बदले में रिया ने घूर कर देखा और बोला, आप क्यों आए मेरी मदद करने को? मैंने तो आपको बुलाया नहीं था। फिर क्या कारण है आप बार बार बिना कहे आ जाते हैं? मैं इसलिए आता हूँ कि कहीं मशीन आप तोड़ न डालें, और मुझे भी इस मशीन की जरूरत है। मुझे आपकी नहीं, मशीन की फिक्र है, करण ने जवाब दिया। अब उसे तरस भी आने लगा था रिया पर। एक गरीब लड़की अनजान बड़े शहर में किसी तरह जीविकोपार्जन की कोशिश कर रही थी। एक दिन उसने अपने बॉस को रिया का बनाया ड्राफ्ट फाड़कर फेंकते हुए देखा। आज उससे नहीं रहा गया। लंच ब्रेक में वह अकेले टेबल पर खाना खा रही थी। वह उसके पास गया और चेयर खींचकर बैठ गया। बहुत प्यार से बोला, देखो रिया, तुम काम मन लगाकर सीखो, वरना ये कंपनी तुम्हें नौकरी से निकाल देगी। फिर तुम क्या करोगी? ये बहुत बड़ी कंपनी है, हजारों जगहों पर इसके ब्रांचेस हैं। इससे निकाला तो दूसरी कंपनी भी काम नहीं देगी। फिर तुम क्या करोगी? रिया चुपचाप खाना खाती रही और उसकी बात निर्विकार रूप से सुनती रही। वह जब कह चुका तो रिया ने पूछा, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? तुम अपने बारे में सोचो, मुझे लेक्चर देना बंद करो। इतना एटीट्यूड क्यों था इस लड़की में? एक तो काम नहीं आता और फिर कोई इसके नखरे देखो कितने हैं। कोई इसे डर नहीं है कि निकाल दी जाएगी तो घर कैसे चलेगा? गरीब इतनी है कि कपड़े भी अक्सर फटे रहते हैं इसके। माना कि भला की सुंदर है, कोई भी देखे तो दिल दे दे, पर इतना एटीट्यूड किस बात पर? जवाब में लड़के ने रिया से कहा, अपनी तो जैसे तैसे, कोई ऐसे ना वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अब रिया भी देखने लगी थी करण को। उससे आत्मीयता भरे व्यवहार और प्रेम भरे शब्दों से आकर्षित होने लगी थी उसकी तरफ। आज ऑफिस खत्म होते होते अंधेरा हो गया था। बाहर निकली तो देखा तेज बारिश थी। वह खड़ी ही थी कि पीछे से किसी की आवाज आई, तुम छाता तो लेकर आई नहीं होगी, मुझे तो मालूम है तुम्हारी लापरवाही। और करण ने पीछे से आकर अपना छाता रिया के ऊपर तान दिया। अब दोनों का प्रेम पूरी तरह प्रकट हो चुका था और करण ने आज शादी का प्रस्ताव रख ही दिया रिया के सामने। उसने बताया कि मैं यहाँ शहर में अकेला रहता हूँ, पर गांव में मेरे माँ बाप का काफी दबदबा है। वह इस बार इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं। मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाना चाहता हूँ। कल ऑफिस की छुट्टी है तो कल मैं तुम्हें अपनी कार से ले चलूंगा गाँव उनसे मिलवाने। शाम तक हम वापस आ जाएंगे। मुझे पता है तुम्हें इंपीरियल नौकरी तो नहीं देंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं अकेले नौकरी करके घर चला सकता हूँ। रिया चुपचाप उसे देखती रही। वह भी शायद उसके प्यार की गिरफ्त में आती जा रही थी। रिया ने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन वह करण के साथ उसके माँ बाप से मिलने उनके गांव पहुंच गई। माँ बाप ने बहुत गर्मजोशी से रिया का स्वागत किया। माँ ने जी भर कर दुलार किया, विभिन्न व्यंजन खुद बनाकर परोसे। रिया इतना प्यार पा अभिभूत थी। बहन भी आई मिलने। उसके कपड़ों में छेद देकर अफसोस जाहिर किया, पर उसकी खूबसूरती के सभी कायल हो गए थे। हाँ, थोड़ी सी अकड़ थी उसमें।
वे सभी करण से शादी करवाने के लिए जल्द से जल्द उत्सुक थे। बातों ही बातों में करण के पिता ने रिया को बताया कि इलेक्शन में बहुत पैसा चाहिए होता है। उसके विरोधी पार्टी वाला लोगों को गिफ्ट दे देकर बहका रहा है। लोग उसके सामान के लालच में आकर उसे खेमे में जाते रहे हैं। इस बार चुनाव जीत पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं है कि पब्लिक को भोज कराएं और गिफ्ट बांटें। रिया चुपचाप सुनती रही। अब शाम हो चली थी और वापस लौटने का समय हो चुका था। उसने करण के माँ बाप से विदा ली और वापस बस से चलने के लिए तैयार हो गई। परिवार वालों ने इच्छा जताई कि रिया के माँ बाप से हम मिलना चाहते हैं जल्दी। वह उनसे वादा करके बस से शहर आ गई। करण अभी रुक गया था वहीं। दूसरे दिन इतवार था तो सब लोग घर पर ही आराम कर रहे थे। तभी बड़ी सी एक लिमोसिन कार ने गांव में प्रवेश किया। इतनी लग्जरियस कार कभी गांव वालों ने नहीं देखी थी। यह कार आकर सीधे करण के घर के सामने रुकी। उसके पीछे कारों का और फूड ट्रकों का काफिला था जो जाकर करण के घर के सामने रुका था। कौन आया है? इन कीमती गाड़ियों में अचरज से करण और उसका परिवार बाहर निकला तो देखा उस लंबी काली लिमोसिन से रिया उतर रही थी। पीछे ट्रकों पर तरह तरह के पकवान और शेफ साथ आए थे। गाड़ियों में विभिन्न उपहार गाँव वालों को बांटने के लिए भरे हुए थे। देखते देखते सारी डेलिकेसीज टेबल पर सज चुकी थी। कीमती कटलरी सफेद मेजपोश पर बिछ चुकी थी। कहीं चाइनीज, कहीं इटालियन, मुगलई आदि परोसे जा रहे थे। शेफ सफेद कड़क कपड़ों में बने खाना बना रहे थे। वेटर्स, वर्कर्स काले सफेद सूट्स में इधर उधर दौड़ रहे थे, परोस रहे थे और मदद कर रहे थे। करण और उसका परिवार आंखें फाड़े अचंभे सब देख रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। गांव वालों का तो कहना ही क्या था, ये सब तो वो सोच भी नहीं सकते थे। विरोधी पार्टी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनके तो बस के बाहर की ही बात थी ये सब करना। करण के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। करण ने पूछा, आखिर तुम कौन हो? करण के आश्चर्य मिश्रित आवाज जब रिया के कान में टकराई तो रिया चुपचाप खड़ी हो गई। जवाब उसके मैनेजर ने दिया। रिया मैडम एम्पोरियल इंडस्ट्रीज की अकेली वारिस है। इनकी ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी के चेयरमैन उनके पिताजी ने भेजा था, जो अब पूरी हो चुकी है। कल से मैडम कंपनी की सीईओ है। और उसने अदब से सलाम किया। करण की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और जैसे उसे कानों में वह गाना गूंज रहा था जो उसने रिया को चढ़ाने के लिए गाया था, अपनी तो जैसे तैसे। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत आगे बढ़ाना। बहुत प्यारी कहानी है। अब तुम लिखो। लिखना चाहिए रेणु जी। और जैसे कि पिक्चर में कहते हैं ना, ये कहानी में ट्विस्ट बिल्कुल ऐसी कहानी में ट्विस्ट लाया है आपने कि पूछो। एंटी क्लाइमैक्स, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर माधवी जी भी कह रही हैं, एक्सीलेंट रेणु जी, अर्चना जैन जी भी कह रही हैं, बहुत ही अच्छी कहानी। नीलम कह रही हैं, क्या कहना, क्या बात है। अनूप पांडे का भी तो मैसेज पढ़िए ना जो आया था। नहीं, अनूप पांडे का मैसेज पढ़ने की मेरे में हिम्मत नहीं है। अनूप पांडे का मैसेज पढ़ने की मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा। आपने गुरुग्राम से कविता बनकर लखनऊ तक कहानी बन गई। वो एक कविता बन के गुरुग्राम से कविता बनकर लखनऊ पहुंचते पहुंचते कहानी बन गई। बिल्कुल सही बात कही है अनूप भैया ने। और सभी की कहानियां लाजवाब, निशा जी कह रही हैं। अरे वाह। और अनूप पांडे जी हमको सबको नाशुक्र कह रहे हैं। ये तो देखिए, ये आदमी धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद अनूप जी। तो यहाँ पर मुझे जो एक बात लग रही है कि यहाँ पर 2-3 जनों ने लिखा है कि हमें भी आना है, और किरण दयाल जी लिख रही हैं कि हमें क्यों छोड़ दिया, और बाकी के सबका क्या होगा। तो बस आपको ये बताना तो चाहता लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी रिप्लेस होने वाले हैं। रिप्लेस नहीं, पर जैसे ये प्रोग्राम हमारी इच्छा है कि हर महीने इस तरह का एक प्रोग्राम हम करें। तो जून में, जुलाई में 2 हमने ऑलरेडी तारीखें फिक्स कर रखी हैं। उसमें जैसे जैसे टाइम होगा हम आपके सबको इनवाइट करते चले जाएंगे, और आप सभी को उसमें हम इनवाइट करेंगे। जो भी आना चाहे जरूर आए, मुझे मैसेज कर दें तो
मैं नाम लिख कर रखूंगा, नहीं भी जो यहाँ पर लिखे हैं वो तो मुझे नाम याद रहेंगे। तो ये हमारी आज की कहानी थी जो रेणु जी ने हमको सुनाई। और अब हमारे पास में जो आज की लास्ट जो एक्ट्रेस हैं, स्टार हैं, वो है एक हॉरर फिल्म की हीरोइन। और जैसे कि आप जानते हैं कि हॉरर फिल्म की हीरोइन हॉरर से बहुत दूर रहती है, सब जगह डरी डरी सी, और उसी के साथ में सब हॉरर होता रहता है। भूत प्रेत तक उसको चाहते हैं। तो ऐसी हमारी मीरा है यहाँ पर। तो आप वी आर वेलकम मीरा, कम एंड आपने सुना है कि कुछ हॉरर कहानी लिखी है भूत प्रेत को लेकर? नहीं, लिखने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और लिखा जाए। तो मैंने जो कहानी लिखी है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीबडी ऑन दिस ग्रुप। क्या लिख डाला है? ये सोचना पड़ेगा। डिस्क्लेमर के साथ। हाँ, अगर नेम्स सेम है तो जरूरी नहीं है कि वो उसी पर्सन की बात हो रही है। अरे नेम भी सेम है। तुमको दूसरे नाम ना मिले दुनिया में। नहीं, आप कनेक्ट नहीं कर पाते ना, आप कनेक्ट नहीं कर पाते। सुनाओ। तो ये तो आपने डरा दिया पहले ही। हॉरर कहानी, और इससे ज्यादा हॉरर क्या हो गया? डर डर के सुनो सब लोग। कौन किसका लकी ड्रॉ निकलने वाला है वो देखते हैं अभी। हाँ। तो ध्यान से सुनना। हाँ, तो ये कहानी है एक वाइब्रेंट किंगडम LWG की। यहाँ पर अक्सर मूड जो रहता है वो काफी अच्छा खुशनुमा रहता है। और यहाँ के जो हमारी क्वीन है नीलम दी, तो सॉरी नीलम दी नहीं, नीलम जी है एक क्वीन वहाँ LWG की। उन्होंने सोचा कि यार चल तो रहा है अच्छे से मजे से मेरा किंगडम, लेकिन यार आज कुछ बड़ा बोर हो रहा है। तो उन्होंने हुक्म फरमाया, और जो कोर्ट के उनके जेस्टर हैं अनूप विथ अ ऊ, छोटा ऊ, अनूप। एक मिनट, ये बड़े ऊ वाले ना छोटे ऊ हमेशा बताते रहते हैं कि मैं कि मेरा बड़ा ऊ है, इनका छोटा ऊ है। वो छोटा हो बड़ा हो ना हुआ, इंडिया और बहरीन का टाइम हो गया। तो जो छोटे वाले हैं उन्होंने मीरा प्रोग्राम महारानी, तुम गलत बोल रही रानी नहीं। तो जो छोटे ऊ वाले अनूप है, उन्होंने कहा कि चलो एक कंपटीशन रखी जाए, एक फ्रेंडली शोडाउन हो जाए। तो उन्होंने अब है तो वो कोर्ट के जेस्टर, तो ऑब्वियसली कोई साधारण सी पोइट्री कंपटीशन या ऐसा कुछ तो रखेंगे नहीं। तो उन्होंने सोचा चलो कुछ हट के कंपटीशन रखते हैं। तो अब कंपटीशन के लिए 2 पार्टिसिपेंट्स भी चाहिए, तो उन्होंने चुना बड़े ऊ वाले अनूप को। और उनके साथ भिड़ा दिया उन्होंने ऐसे ही शांत स्वभाव के सुनील को। अब ये जो कंपटीशन था वो उनकी लेखनी स्किल्स पर तो कतई नहीं था। ये था, अब इसकी जो गहराई है वो देखिए। अनूप जो है, यानी बड़े ऊ वाले अनूप जो है, वो बनाएंगे लड्डू, और जो सुनील है उनको वो लड्डू घपाघप खाने हैं, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि वो लड्डू प्लेट में आने से पहले सुनील को खा लेने हैं। ये है। तो अब कंपटीशन शुरू होने वाली थी। अब सब जमा हो गए, निधि जो है वो आ गई, रेणु दी आ गई, अपर्णा दी आ गई, मीरा आ गई, सब आ गए और देखने बैठ गए कि ये कैसे कंपटीशन होने वाली है। अब
अनूप भैया बड़ा करछा, बड़े ऊ वाले अनूप बड़ा करछा लेकर बैठे हैं, हलवाई की तरह बना रहे लड्डू बना रहे लड्डू ऐसे। जैसे ही वो गोल करके प्लेट में डालने जा रहे, अनूप भैया सुनील भैया ऐसे कैच पकड़ के सीधा कुप करके मुंह में डाल रहे हैं। अब बाकी सब जो है वो देखकर उनके मुंह से तो लार टपक रही है, ये तो यार हमें तो मिल ही नहीं रहा है। सब यही राह देख रहे थे कि कब सुनील चूके और वो लड्डू प्लेट में गिरे और हमें मिले। अब सुनील तो एकदम बहुत ही क्विक थे, उन्होंने तो फटाफट लड्डू खा रहे थे। अब सुनील जिस हिसाब से लड्डू खा रहे थे उतनी स्पीड से तो अनूप जी करछा नहीं चला रहे थे, ना ही लड्डू बना रहे थे। तो सुनील ने छेड़ दिया अनूप को कि इतना स्लो बना रहे हो लड्डू, मैं तो गपागप खा रहा हूँ। तो अनूप भैया को आ गया गुस्सा, उन्होंने करछा लिया और भागे सुनील के पीछे, तू स्लो खा, दूसरों को भी दे, मैं कब से बना रहा हूँ, मैं कब से पसीना, इतनी गर्मी में मैं बैठा हूँ, तुझे पता नहीं। और अब ये जो जंग छिड़ी उसमें जो हमारे कोर्ट के जेस्टर है अनूप यानी छोटे ऊ वाले, उन्होंने सोचा क्यों ना इसमें मिर्च मसाला ऐड किया जाए। तो उन्होंने चाबी भर दी पीछे से जो रानी है महारानी, उन्होंने सोचा ये तो बहुत ही मजेदार हो रहा है, क्यों ना मैं भी कुछ बोल लूं। तो उन्होंने भी थोड़ी सी पिन लगा ली, तो वो होता है ना घी में आग डालने का, सबने काम किया। अब सबने ये काम किया तो अनूप भैया और सुनील भैया में दोनों में हो गई अनबन, दोनों लड़ने झगड़ने लगे। और अब सुनील भैया के हाथ में बेलन और अनूप भैया के हाथ में करची, दोनों में जंग छिड़ गई। अब ये जंग बहुत ही बढ़ने लगी और तब अनूप भैया ने ऐसे ही करछा फेंक दिया और चल दिए। जब ये चलने लगे तो सुनील भैया को लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया, तो फिर उन्होंने गाना शुरू कर दिया, चल चल मेरे भाई। तो ये मेरा गाना था, चल चल मेरे भाई। अच्छा, बहुत देर से बड़े ऊ वाले पांडे जी का मैसेज नहीं आया, लग रहा लड्डू बना रहे हैं। इंतजार करेंगे, के भेजेंगे। सुनील जी वहीं से फेंक के मारे मुझे लड्डू। मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, कब पुणे पहुंचे वो लड्डू। तो ये बहुत बढ़िया। और अगर किसी को भी इस कहानी से परे कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो मैं ये और एक डिस्क्लेमर, जो भी मैंने सीखा है अनूप और अनूप से सीखा है। और मैं इनका एड्रेस भी बता देना मेरा, जिससे जो कुछ ज्यादा किसी को प्यार है तो वो पहुंच के इन लोगों की खातिर करे। बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरा, बहुत मजेदार। और यहाँ पर सभी लोगों को आनंद आ रहा है। अर्चना जी भी बार बार हंस रही है, मस्त कहानी। और नीलम भी नाइस वन, मीरा, निशा सक्सेना जी अरे वाह, खुद खाने के बैठ गए, हमको नहीं बुलाया। देखिए अनूप पांडे भाई साहब किधर हो, निशा जी को बुलाइए खाने पे, बोल रही हैं। करछा चला रहे हैं, वो करछा चला रहे हैं और हम सब यहाँ बैठे जबान चला रहे हैं। अर्चना जी बोल रही कितना हंसाओगे, ये हम लोग तो सब इसी तरह के हैं, जब आपस में बैठते हैं मिलते हैं तो इसी तरह से हंसी मजाक करते रहते हैं। ये तो जब हमारी कविता गोष्ठी होती है तो हमको थोड़ा सीरियस मूड बनाकर आते हैं और सीरियस रूप दिखते हैं। आज आपको हमारा असली रूप दिखा है सब लोगों का, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं। विनीता जी का मैसेज बढ़िया है, लड्डू सब आप लोग खा लेंगे या दर्शकों को भी देंगे। दर्शकों को भी देंगे।
उनको भी नहीं प्लेट में तो आए, पहले दर्शकों बेचारे कहाँ से लेंगे? दर्शकों को कहाँ से देंगे? सुनील भाई हमको कुछ खाने दें तो ना। इतना अच्छा कैच कर रहे हैं, इनको क्रिकेट टीम में भेज देना चाहिए। बहुत बढ़िया मीरा जी, खूब हंसाया आपने। बहुत ही मजेदार। सभी का आज की कहानियां बिल्कुल हिट कहानियां रही, सभी की बड़ा मजा आया आज। और जो हमने सोचा था, जिस तरह से सोचा था, ये उससे कहीं ज्यादा हिट प्रोग्राम हुआ है। थैंक यू एवरीबॉडी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम का बहुत धन्यवाद हमको मंच देने के लिए भी और गाना न गाने के लिए भी। और अगले शो में नीलम जी होंगी लग रहा है। मैं गाऊंगी। मैं गाऊंगी, कैसे रोकोगे मुझे? तो चलिए, हमारा आज का कार्यक्रम को हम अब यहाँ पर समाप्त करते हैं। और अगले महीने 8 जून को हमारा अगला प्रोग्राम है, इसी श्रृंखला का। उसमें हम आपसे दोबारा मिलेंगे। और उसके पहले हम और प्रोग्राम तो आप जानते ही हैं, हफ्ते के हफ्ते हम प्रोग्राम करते ही रहते हैं, तरह तरह के। कई बार तो हमारे हफ्ते में 7 दिन में 8 प्रोग्राम तक हो जाते हैं। तो आप समझते हैं कि आइए, पेज से हमारे जुड़े रहिए और देखते रहिए नीलम सक्सेना पेज पर। और अगले महीने आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। गुड नाइट। Right.